हेलो मेरी एचआईवी पॉजिटिव कम्युनिटी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस का क्या मतलब है कि जब किसी को एचआईवी हो जाती है तो एचआईवी से उसका एड्स में प्रोग्रेशन कितनी देर में होता है और कितनी तरह के लोग होते हैं, कितनी तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें ये सारे पेशेंट्स फिट हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स आती हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस में। पहली आती है टिपिकल प्रोग्रेसेस। टिपिकल प्रोग्रेसेस मतलब जिसमें 80 टू 90% पेशेंट्स जो है हमारे एचआईवी के वो फिट हो जाते हैं। टिपिकल प्रोग्रेसेस जो होते हैं उनमें 10 साल के अंदर अंदर एचआईवी से एड्स डेवलप होता है। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है रैपिड प्रोग्रेसेस। लकीली इसकी परसेंटेज कम है, 5 टू 10%। पर ये जो 5 टू 10% है इनमें विद इन 2 टू 3 ईयर्स एचआईवी से एड्स डेवलप हो जाता है। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसिव। ये सिर्फ 5% है। इसमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 10 टू 30 ईयर्स, 10 से 30 साल भी विदाउट एआरटी वो जिए तो उनका जो वायरल लोड है वो लेस देन 5000 एचआईवी आरएनए कॉपीज पर एमएल रहता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद सीसीआर म्यूटेशन। तो 10 से 30 साल तक भी इनका वायरल लोड जो है वो 5000 से कम रहता है। वैसे जो वायरल लोड की कट ऑफ है, हम लोग पहले 10,000 लेते थे, फिर 5,000 और अब हम 1,000 लेते हैं। उस हिसाब से तो ये कट ऑफ से ऊपर ही है, यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि 5,000 वायरल एचआईवी आरएनए जो है पर एमएल उससे कम रहता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि अगर 30 साल का हम ले टाइम या 20 साल का, तो अगर 20 साल में भी एचआईवी वायरल लोड अगर 5,000 से कम रह रहा है बिना एआरटी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये 5% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं एचआईवी पॉजिटिव जिनमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं होती, और 1% से कम कुछ लकी पेशेंट्स हैं जो है एलीट कंट्रोलर्स। एलीट कंट्रोलर्स में 10 से 30 साल बाद भी वायरल लोड जो है वो लेस देन 50 आरएनए पर एमएल, आरएनए कॉपीज, वायरल कॉपीज पर एमएल, यानी बिलो द डिटेक्टेबल लिमिट, बिलो द डिटेक्शन लिमिट 10 से 30 साल में। तो ये 4 टाइप के प्रोग्रेसेस हैं। पहले रैपिड प्रोग्रेसेस, मॉडरेट प्रोग्रेसेस जो है हमारे पास 80 टू 90% जो 10 साल में, 10 साल के अंदर अंदर एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरे रैपिड प्रोग्रेसेस जो 2 से 3 साल में एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सिर्फ 5 से 10% है। तीसरे लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसेस जो कि 5% के करीब है, जो कि 10 से 30 साल तक भी अपना जो वायरल लोड है उनका 5,000 से नीचे नीचे रहता है पर एमएल। और उसके बाद एलीट कंट्रोलर्स जो हैं उनका तो आरएनए एचआईवी वायरल लोड जो है वो लेस देन 50 रहता है, यानी डिटेक्शन लिमिट से भी कम। तो ये एलीट कंट्रोलर्स जो हैं इन पे तो एक हिसाब से एचआईवी जो है वो असर ही नहीं कर रहा। तो अब जो ये एलीट कंट्रोलर्स हैं इनमें एक हिसाब से फंक्शनल क्योर है। फंक्शनल क्योर हम किसको कहते हैं कि जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे थे और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपने ट्रीटमेंट छोड़ा बट आपका जो वायरल लोड है वो लो ही रहा, तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल क्योर कि बढ़ नहीं रहा। तो आजकल फंक्शनल क्योर के लिए काफी ड्रग्स के ऊपर रिसर्च चल रही है कि अगर कोई, जैसे हम कुछ इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं कि 3 महीने में एक बार लेना पड़ेगा या 2 महीने में एक बार लेना पड़ेगा, उससे हम लोग फंक्शनल क्योर अचीव करेंगे। उससे वायरल लोड जो है वो नॉट डिटेक्टेड रहेगा या लेस देन 1,000 कॉपीज रहेगा। तो ये जो एलीट कंट्रोलर्स या नॉन प्रोग्रेसिव हैं ये हमें क्योर की तरफ और फंक्शनल क्योर की तरफ हमें जाने के लिए प्रेरित करती है कि इन पे रिसर्च करके साइंटिस्ट देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है कि जो हमें बाकी पेशेंट्स में करना चाहिए। एचआईवी को यूजुअली प्रोग्रेस करने में 5 से 10 साल लगते हैं एड्स में, जब हमारी जो इम्यून सिस्टम डिफेंसेस हैं हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। एड्स तब होता है 5 से 10 साल बाद। तो अगर हम एआरटी नहीं लेते तो 5 से 10 साल, अगर हम एआरटी लेते हैं तो एचआईवी हो सकता है सारी जिंदगी आपका एड्स में कन्वर्ट ही ना हो। अब ये जो टाइम है जिसपे हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसर्स हमारे अलग अलग तरह के हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान किस तरह का प्रोग्रेसर है।
ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेन एचआईवी का आपको इन्फेक्ट कर रहा है। हमें सबको पता है कि एक एचआईवी 1 है और एक एचआईवी 2 है और इनके आगे मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं। तो आपको कौन से स्ट्रेन ने इफेक्ट किया है, इन्फेक्टिविटी किस स्ट्रेन के कारण है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका डिजीज प्रोग्रेशन कितनी जल्दी होगा। दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी जनरल हेल्थ और आपकी इनेट इम्यूनिटी, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, वो कितनी है कि कितनी देर में आपकी जो बीमारी है वो बढ़ सकती है और आपकी बॉडी जो है, आपकी इम्यूनिटी वो एचआईवी के साथ कितनी देर लड़ेगी। और तीसरा फैक्टर है पर्सन्स जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, यानी आपका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डिसाइड करता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोग्रेसर्स बन सकते हैं। और चौथा है लाइफस्टाइल, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आपका लाइफस्टाइल बहुत गंदा है, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह की जा रही है और आप कितनी जल्दी एचआईवी से एड्स में प्रोग्रेस करेंगे। और पांचवा है एचएलए टाइप्स, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंसान की है। एचएलए A24, B35, B8, C4 रैपिड प्रोग्रेसेस हैं और B27 और B57 जो स्लो प्रोग्रेसेस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोग्रेशन है वो कैसे होती है। तो कुछ आपसे ये जो नॉन प्रोग्रेसेस हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसेस हैं, इनमें क्या हो सकता है? इनमें लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसेस हमने किनको कहा था, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे थे CCR5 म्यूटेशन है। CCR5 क्या है? कोई सेल है जो हमारा CD4 पॉजिटिव है। हम उसको CD4 पॉजिटिव क्यों कहते हैं? उस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होती है, यानी मैं यूजुअली पेशेंट्स को कहती हूँ कि जैसे ये सेल है, तो इसके ऊपर एक कुर्सी बनी हुई है, एक रिसेप्टर है जिसपे आके पहले वायरस अटैच करेगा। तो वो जो रिसेप्टर है, जिस जिस कुर्सी पे या जिस रिसेप्टर पे वायरस को आके लगना है, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए और वो वायरस आके अब बैठ ही नहीं सकता, अटैच ही नहीं हो सकता। तो वो जो रिसेप्टर है जिस पे आके वायरस अटैच होता है, वो दो तरह के होते हैं, CCR5 और CXCR4। तो CCR5 में अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स या नॉन प्रोग्रेसर्स, जिनको अकेले हम कहते हैं, वैसे बन जाते हैं। Persistently infected with HIV-1 but show no signs of the disease progression for over 12 years and remain asymptomatic. CD4 cell count does not fall. 12 साल निकल गए और पेशेंट बिल्कुल हेल्दी वेल्दी है और उसका CD4 नहीं फॉल कर रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन प्रोग्रेसर्स हैं। ये जो नॉन प्रोग्रेसर्स हैं, इनमें जो HIV वायरस है वो अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर रहा, ये उसकी रेप्लिकेशन लो है। दूसरी कैटेगरी के बारे में हमने बात करी थी, एलीट कंट्रोलर्स। एलीट कंट्रोलर्स मतलब हम उनको कोई भी नहीं दे रहे ART और उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है। नॉन प्रोग्रेसर्स में तो हमने कहा था कि डिटेक्टेबल है बट कंट्रोल में है। अब हम बोल रहे हैं कि उनका जो वायरल लोड वो अनडिटेक्टेबल है, यानी कि बिलो द डिटेक्शन लिमिट ऑफ 50 कॉपीज पर ml। अब मुझसे इसके बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर एलीट कंट्रोलर है कोई, तो क्या उसमें एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि जिसमें वायरल लोड ऑलरेडी इतना लो है, तो क्या उसमें एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा ना। विंडो पीरियड को लेके ये कंफ्यूजन थी। लीड कंट्रोलर है, वायरल लोड इतना कम है, अरे जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कहाँ से बनेगी? तो उसका जवाब लीजिए। बिलो द डिटेक्शन लिमिट का मतलब ये नहीं है कि वायरस नहीं है। एलीट कंट्रोलर्स में भी वायरस प्रेजेंट है और वायरल रेप्लिकेशन भी है, पर वो रेप्लिकेशन बहुत लो लेवल पे चल रही है। हम बोल रहे हैं लेस देन 50 कॉपीज पर ml। 1 ml कितना होता है सर? सिरिंज में इतने ब्लड में 50 कॉपीज से कम है, तो पूरी बॉडी में कितना वायरस होगा? और इतना वायरस पूरी बॉडी में है तो एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनेंगी? कई बार बहुत थोड़ा एंटीजन भी बहुत सारी एंटीबॉडीज को बनने में मदद कर सकता है, यानी कि अगर एंटीजन स्ट्रांग है तो एंटीबॉडीज ज्यादा बनेंगी। तो HIV अगर डिटेक्शन लिमिट से कम भी है लीड कंट्रोलर्स में, तो भी HIV सफिशिएंट क्वांटिटी में आपकी ब्लड में प्रेजेंट है कि आपकी एंटीबॉडीज बने। तो इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे कि एलीट कंट्रोलर्स में एंटीबॉडीज नहीं बन रही।
और जो एलीट कंट्रोलर्स भी हैं हम उनको परमानेंट नहीं लेते. यूजुअली ये देखा गया है इट इज नॉट अ परमानेंट स्टेट. इफ देयर आर 100 एलीट कंट्रोलर्स, अगर 100 एलीट कंट्रोलर्स हैं तो 50 ऑफ देम वुड डेवलप ईदर अ डिटेक्टेबल वायरल लोड और CD4 डिक्लाइन और एड्स डिफाइनिंग इलनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years. तो अगर एलीट कंट्रोलर्स हम कह रहे हैं कि बिना मेडिसिन के वो ठीक चल रहे हैं, उसमें से भी 100 में से 50 जो हैं वो प्रोग्रेस कर जाएंगे और 50 जो हैं वो एलीट कंट्रोलर्स रहेंगे. एलीट कंट्रोलर्स की डेफिनेशन में ये कहते हैं हम कि मेंटेन अनडिटेक्टेबल वायरल लोड्स फॉर एटलीस्ट 12 months डिस्पाइट स्टार्टिंग ART. बिना ट्रीटमेंट शुरू किए हमारा 12 महीने तक यानी 1 साल तक उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, जो यूजुअली नहीं रहता. उसको हम एलीट कंट्रोलर, मतलब एलीट कंट्रोलर बेसिकली वो हैं जो 30 years तक भी प्रोग्रेस ना करेंगे. बट एलीट कंट्रोलर की एक डेफिनेशन तो रखनी पड़ेगी, तो उस डेफिनेशन को हम 1 साल में डिफाइन कर देते हैं कि 1 साल में इसका वायरल लोड नहीं बना तो ये एलीट कंट्रोलर है. लेकिन उसमें से 50% प्रोग्रेस कर जाते हैं तो वो एलीट कंट्रोलर्स की कैटेगरी से निकल के मॉडरेट प्रोग्रेसेस में कई बार आ जाते हैं. ये कैटेगरीज चेंज हो सकती है. अगली कैटेगरी है हेप्स, HEPS, HIV रेजिस्टेंट, हाईली एक्सपोज्ड परसिस्टेंटली सीरो नेगेटिव. हाईली एक्सपोज्ड परमानेंटली सीरो नेगेटिव, इसमें आती है हमारी IDUs की वाइफ्स. पीपल हु हैव हैड रिपीटेड एक्सपोजर टू HIV बट डू नॉट बिकम इन्फेक्टेड. यानी हमारे पास कुछ डिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, हमारे पास कुछ डिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड पॉजिटिव होते हैं, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले रहे होते, उनका वायरल लोड पूरी तरह अनडिटेक्टेबल भी नहीं होता, वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव भी रहते हैं, अपनी स्पाउस के साथ कॉन्डम भी यूज नहीं करते, लेकिन वाइफ को HIV नहीं होता. तो वो जो वाइफ है वो हाईली एक्सपोज्ड है और परसिस्टेंटली सीरो नेगेटिव है, उनको हम बोलते हैं हेप्स, हाईली एक्सपोज्ड परसिस्टेंटली सीरो नेगेटिव. तो मोस्टली ये HIV पॉजिटिव सेक्स वर्कर्स इन कीनिया एंड गैम्बिया, इन 2 जगह पे ये देखा गया कि सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव जो फीमेल्स हैं वो HIV पॉजिटिव से भी रेगुलर सेक्स करने के बाद, क्योंकि कीनिया में भी और गैम्बिया में भी HIV की प्रेवलेंस बहुत है, वो सीरो नेगेटिव ही रह रही हैं. यानी उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण जो उनका वायरस जो है उनकी बॉडी में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता. उसके बाद हम बात करते हैं वायरेमिक कंट्रोलर्स. People who are able to maintain a low but detectable viral load of ART or without ART. HIV viral load between 200 to 1000 copies per ml without ART और CD4 above 200 eventually lose control. ये वायरेमिक कंट्रोल्स उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनमें ART या तो वो नहीं ले रहे या लेने के बाद वो छोड़ चुके हैं, और छोड़ने के बाद या बिना लिए भी उनका जो वायरल लोड है वो 200 से 1000 के बीच में रहता है और जो CD4 है वो 200 से ऊपर रहता है. ठीक है, हमने एलीट कंट्रोलर्स में कहा था कि वो लेस देन 50 कॉपीज पर ml रहेगा. हमने लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स में कहा था कि वो लेस देन 5000 वायरल कॉपीज पर ml रहेगा. और हम लोग वायरेमिक कंट्रोलर्स में कह रहे हैं कि वो लेस बिटवीन 200 to 1000 रहेगा. ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसिव्स में वो 5000 से कम रह रहा है, 5000 तक जा सकता है. हम वायरेमिक कंट्रोलर्स में कह रहे हैं कि 200 से 1000 तक रहेगा और एलीट कंट्रोलर्स में कह रहे हैं कि 50 से भी कम रहेगा. और जो वायरेमिक कंट्रोलर्स हैं ये या तो ट्रीटमेंट पे गए ही नहीं थे या ये ट्रीटमेंट छोड़ चुके हैं, पर फिर भी इनका जो वायरस है वो कंट्रोल में है. एक हमारे पास कैटेगरी आती है पोस्ट ट्रीटमेंट कंट्रोलर्स, यानी कि पीपल हु आर एबल टू मेंटेन अनडिटेक्टेबल वायरल लोड आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग देयर ART रेजिमेन. यानी कि इन्होंने अब ART छोड़ दी है और इनका जो वायरल लोड है वो अनडिटेक्टेबल ही रह रहा है. इसके बाद आता है हमारे पास रैपिड प्रोग्रेसर्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. स्मॉल परसेंटेज ऑफ HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स रैपिडली प्रोग्रेस टू AIDS if they fail to take the medicines within 4 years after primary infection. और CD4 जो है इनका
जल्दी ड्रॉप करता है, मोर देन 100 सेल्स पर ईयर पर ml इनका CD4 ड्रॉप करता है। तो मॉडरेट प्रोग्रेसेस में CD4 ड्रॉप करता है 50 to 70 सेल्स पर ml पर ईयर। एक चैम्प स्टडी की गई थी। चैम्प एक स्टडी है कंट्रोल ऑफ HIV आफ्टर ART मेडिकेशन पॉज। चैम्प इज C for control of, H for HIV, A for ART after मेडिकेशन, M for medication, P for pause। यानी अगर आप ART लेते लेते अपनी दवाई रोक देंगे तो आगे आप किस तरह प्रोग्रेस करेंगे और आपका जो CD4 वायरल लोड है वो कैसा चलेगा। तो इसमें देखा गया इंडिविजुअल्स who were initiated on ART early in the course of HIV infection, जिनको हमने HIV होते ही जल्दी ही ART पे डाल दिया, are more likely to exhibit post treatment control when discontinuing ART। यानी जिनको जल्दी हमने ट्रीटमेंट पे शुरू कर दिया, अगर हम उनका ट्रीटमेंट रोक देंगे तो उनका जो डिजीज है वो कंट्रोल्ड रहेगी। दे आर मोर लाइकली टू कीप द डिजीज अंडर कंट्रोल अगर उनकी दवाई रोक दी जाए। 30% of early initiators exhibit some sort of post-treatment control compared to only 4% in the group that waited for the chronic stages of HIV। यानी पहले क्या होता था, हम लोग पेशेंट का CD4 गिरने देते थे। ये WHO की गाइडलाइंस हैं, CDC की WHO की गाइडलाइंस हैं जो NACO अडॉप्ट करता है। तो पहले ये था कि हम लोग CD4 गिरने देते थे, 200 से नीचे जाता था तो ट्रीटमेंट शुरू करते थे, फिर 250 से नीचे, फिर 350 से नीचे, और फिर गाइडलाइंस हुई कि 500 से नीचे ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो अब ये गाइडलाइंस हैं कि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट आप जैसे ही डिटेक्ट करते हो वैसे ही शुरू कर दो। तो ये स्टडी की गई थी कि जो पहले हम लेट शुरू करते थे उनमें सिर्फ 4% पेशेंट्स थे जिनका डिजीज प्रोग्रेस नहीं करता था, वायरल लोड कंट्रोल में रहता था बीमारी छोड़ने के बाद, दवाई छोड़ने के बाद। और अब जो पेशेंट्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देते हैं उसमें करीब 13% पेशेंट्स जो हैं अगर दवाई छोड़ते हैं तो उनका वायरल लोड कंट्रोल में रहता है। ऑफ द पेशेंट्स हु एग्जिबिटेड पोस्ट ट्रीटमेंट कंट्रोल, जिनमें हम ट्रीटमेंट बंद करने के बाद कंट्रोल हमें मिल जाता है पेशेंट्स में, उसमें से 75% मेंटेन वायरल लोड सप्रेशन थ्रू 1 ईयर। 1 साल बाद 75% का वायरल लोड सप्रेस्ड रहता है। 2 साल बाद 55% पेशेंट्स का वायरल लोड सप्रेस्ड रहता है। 3 साल बाद 41% का वायरल लोड सप्रेस रहता है। 4 साल बाद 30% का, 5 साल बाद 22% का, और एक्सट्रीमली रेयर केसेस में रिमेन वायरली कंट्रोल्ड फॉर ओवर 10 ईयर्स। एक्सट्रीमली रेयर केसेस में दवाई छोड़ने के बाद भी 10 साल तक उनका जो वायरल लोड है वो कंट्रोल रहता है। यानी कि टाइम पे मेडिसिन इनिशिएट करना इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी कारण अगर आपकी दवाई छूटती है और हमने दवाई टाइम पे स्टार्ट की है तो आप दवाई छूटने के बाद भी कंट्रोल वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। कितने परसेंट? 13%। पर वो 87% जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये हमें याद रहना चाहिए। ये सिर्फ एक स्टडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। When removed from ART, viral load patterns look different. Some participants had early spikes in HIV RNA and gained control after the viremic control. Other remain controlled। मतलब हमने ये देखा कि जिन लोगों ने दवा छोड़ी उसमें से 13% वायरली कंट्रोल रह सकते हैं। इसमें से डिफरेंट पैटर्न्स थे। एक में क्या था कि एकदम से वायरल लोड हाई हुआ और उसके बाद नीचे आया और वो कंट्रोल रहा, और दूसरे में रेगुलर कंट्रोल रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह के प्रोग्रेसेस हैं। यानी जब लोग दवा छोड़ते हैं तो उसके बाद ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रोग्रेसेस हैं और उनका आगे क्या होने वाला है। पर दवा छोड़ने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए जब तक हमें परमानेंट क्योर नहीं मिल जाता। ये जो हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस हैं इनकी बात तब ज़्यादा रेलेवेंट थी जब हम ART टाइम पे शुरू नहीं करते थे। अब तो आप जैसे ही पकड़ते हो पेशेंट को आप ART शुरू कर देते हो, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसेस का कुछ खास क्वेश्चन रह नहीं गया है। पर फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ART इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो किसी कारण बीच में अगर थोड़ी देर छूटती भी है तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं ART सेंटर ना जाऊं, अब तो मैं अपना नुकसान कर चुका हूं। हो सकता है आपकी तो बीमारी इतनी देर में बढ़ी भी ना हो, और हो सकता है कि अगर बढ़ी भी है तो आप दोबारा ART पे इनिशिएट होंगे तो दोबारा वायरल लोड सप्रेस हो जाएगा। तो ART जो है ये हमारे लिए एक अमृत की तरह है।
मैं अमृतसर में रहती हूँ, तो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनसे बोलती हूँ, जैसे हम गोल्डन टेम्पल से अमृत भर के लाते हैं या हम गंगा जल अपने पास रखते हैं, हमें उस तरह ये दवा लेनी चाहिए, श्रद्धा से कि यही हमारी ज़िंदगी बढ़ाएगी और ये पक्का बढ़ाएगी। तो ये एक छोटी-सी कोशिश है कि मैं आपको जो एचआईवी के बारे में समझा सकती हूँ, समझा दूँ। अ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एचआईवी पॉज़िटिव कम्युनिटी मेरे से जुड़ सके और मेरा एक ये वीडियोज़ बनाने का पर्पस हल हो सके कि इस डर को हम निकाल सकें। एचआईवी एक लेंटी वायरस है, यानी स्लो ऑन गोइंग वायरस है। ये हमें इतना टाइम देती है कि हम अपने इस दुश्मन को पकड़ के इसको बैक करके इसको खत्म तो नहीं कर सकते, पर सारी जिंदगी दबा के रख सकते हैं। और उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब ये खत्म भी हो जाएगी। तब तक के लिए लेट्स फाइट बैक विद एचआईवी। स्तम जीवम श्रद्धा। भगवान आप सबकी 100 साल की उम्र करे। हेल्दी रहिए, हमेशा इस उम्मीद में जिए कि एक दिन एक क्योर आएगा और वो जल्द आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।